Hello everyone, this is Maheshpal. Welcomes you all. Hope you all are doing well and focus on your studies and in your daily life activities too. दोस्तों एक चीज़ ये है कि मेडिकल एमरजेंसीज किसी के लिए भी आ सकते हैं. अनडाउटेडली आपके पास में अगर फाइनेंशियल आपका इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो आपको इन चीज़ों में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बुरा समय किसी का नहीं आ सकता है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है. रिसेंटली आप लोगों को भी पता चला होगा कि एक कैनेडियन सिंगर हैं जस्टिन बीबर, जिनको हाल ही में एक नई डिजीज़ से डायग्नोज किया गया है. दैट डिजीज़ इज़ यूजुअली नोन एज द रैमसे हंट सिंड्रोम. एक्चुअल में ये जो डिज़ीज़ है ये बड़ी ही रेयर डिज़ीज़ है एंड इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. ये छोटे बच्चों में कभी नहीं होती है. इसका दूसरा नाम शिंगल्स भी होता है या इसको पेरिफेरल नर्व पैल्सी भी बोला जाता है. पेरिफेरल फेशियल नर्व पैल्सी है ना पूरा नाम इसका. इस तरीके से होता है एंड बहुत सारी चीज़ें. अगर मैं इसके एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ तो इसमें हाफ साइड का जो फेस होता है वो क्या हो जाता है, सेमी पैरालिसिस वाली कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन को बोलने में दिक्कत आती है, पर्सन को सुनने में दिक्कत आती है, स्वेलो करने में निगलने में दिक्कत आती है ना, हियरिंग लॉस हो जाता है एंड सो मैनी थिंग्स, राइट. तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव सेशन में हम इन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे. यूजुअली जब ये इतने बड़े स्टार को हो सकती है तो जाहिर सी बात है कि ऐसी बीमारियों की चपेट में कोई भी आ सकता है. तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं. कहते हैं रैमसे हंट सिंड्रोम की. एक्चुअल में ये जो बीमारी है ये बीमारी किससे होती है, ये बीमारी का यही नाम क्यों पड़ा है, इन सब के पीछे एक लॉजिक है. देखिए ये जो बीमारी है, इस बीमारी को जो पॉजिटिव एजेंट है, जो पैथोजन इसको कॉज करता है, इट इज़ एक्चुअली ए वेरिसेला वायरस, राइट. द सेम वायरस दैट कॉजेज चिकन पॉक्स इन द चिल्ड्रन. छोटे बच्चों में जो चिकन पॉक्स कॉज करता है वही बड़े लोगों में शिंगल्स या रैमसे हंट सिंड्रोम नाम के इस कंडीशन को क्या कर देता है, जन्म देता है. ऐसा होता है कि किसी भी बच्चे को अगर चिकन पॉक्स हुआ है तो चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट तो बच्चे को हो गया, राइट. बट चिकन पॉक्स का जो वायरस है, जो पॉजिटिव एजेंट है, वो उसकी बॉडी में लंबे समय तक के लिए परसिस्ट कर जाता है. एंड नॉट ऑलवेज. देखिए इसके पीछे भी क्या है, इसके पीछे भी चांसेस रहते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. लेकिन जो वायरस बचपन में बच्चे को चिकन पॉक्स कर गया था वो बॉडी के अंदर में लंबे समय तक डोरमेंट स्थिति में बैठा रहेगा एंड आफ्टरवर्ड्स वो क्या होगा, वो एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद में क्या करेगा, पर्सन के अंदर में ये इस तरीके की बीमारी को कॉज करेगा, जिसको शिंगल्स का नाम दिया गया. अब बात आई कि इस बीमारी को रैमसे हंट सिंड्रोम क्यों बोला गया. इट्स अ कम्प्लीटली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि आपकी 8th क्रेनियल नर्व, जो आपकी 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व, बेसिकली जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं उनको पता होता है कि ह्यूमंस के पास में कितना होता है, लगभग हमारे पास में 12 पेयर्स के क्रेनियल नर्व्स होते हैं. एंड उनमें से जो 8th पेयर की क्रेनियल नर्व है विच इज़ एक्चुअली सप्लाई या द कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें इम्पेयरमेंट हुआ 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व में. द नेम रैमसे हंट सिंड्रोम इज डेराइव्ड फ्रॉम द साइंटिस्ट नेम was the complete name was the James Ramsay Hunt, है ना. वो साइंटिस्ट का नाम था जेम्स रैमसे हंट एंड ही वाज द फर्स्ट टू डायग्नोज दिस डिजीज़ इन द 1907, है ना. 1907 में इस बीमारी का क्या था, पता लगाया गया था. पॉजिटिव एजेंट आपने पढ़ा कि हाँ जी इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट वेरिसेला वायरस होता है जो कि चिकन पॉक्स करेगा. फर्दर चिकन पॉक्स के साथ साथ में वो बाकी की और बीमारियां भी कॉज करता है, वो सारी की सारी सेम सीरीज़ में चलती हैं और वो इसी तरीके से काम हुआ. नाउ अब बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन को ये बीमारी हो जाती है ना, तो क्या क्या तरीके के साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि पर्सन क्या करे कि डायग्नोज कर सकते हैं, है ना. डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं लेकिन एक अपने ऊपर भी रहता है ना कि हम कौन सी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो इसमें पॉइंट निकल करके आते हैं. सबसे पहली चीज़ रहती है इसमें टेनिटिस, राइट. टेनिटिस क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि ऑलवेज, राइट, कि हमेशा कान के पास में कुछ बजिंग साउंड इस तरीके की होने लगती है. हाफ फेस वाली जो साइड रहती है इस पर क्या होता है, इस पर पैरालिसिस वाली कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन का ना तो आईलिड मूवमेंट हो पाता है, ना पलके झपका पाएगा, ना हियरिंग लॉस हो जाएगा उसमें, है ना, सुन भी नहीं पाएगा. साथ के साथ में क्या होता है कि जिस साइड का फेशियल एक्सप्रेशन इम्पेयर हुए हैं उसी साइड के ईयर में भी रैशेस जैसी अपीयरेंस देखने को मिलती है.
राइट ना, रैशेस होते हैं। रैशेस मेजरली हो सकता है ईयर पिन्ना वाले हिस्से पे हो, या फेस पर हो, या फिर अंदर माउथ में भी हो सकते हैं, जिसमें ऊपर का सॉफ्ट पैलेट इंक्लूड हो सकता है, टंग वाला पोर्शन इंक्लूड हो सकता है। सो दीज आर एक्चुअली द साइंस एंड सिम्टम्स विच आर रिलेटेड विद दिस द सिंड्रोम है। बेसिकली जो सिंड्रोम है, रेमसे हंटर इज द डेराइव्ड फ्रॉम द साइंटिस्ट नेम, एंड द सिंड्रोम वर्ड इज यूजुअली मीन टू के कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, राइट। एक चीज़ नहीं होती है यहाँ पर, पर्सन की बॉडी के अंदर में बहुत सारे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो मैंने आपको बात बताई कि फेशियल पैरालिसिस अलोंग विद द रैशेस, यूजुअली ऐसा होता है ये दोनों ही चीज़ें एक साथ निकल करके आती हैं, बट साइंस इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस। ऐसा हमेशा भी नहीं होता है, हो सकता है 1 बाय 1 आए, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि पर्सन में रैशेस अपीयर होते ही नहीं है। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, तो हमको ये सारी की सारी चीज़ें दिमाग में लेकर के चलनी पड़ती हैं। अब बात करें अगर कॉम्प्लिकेशंस की, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ में, तो इट में लीड टू परमानेंट हेयर लॉस, है ना, एंड फेशियल वीकनेस। जो मसल्स हैं, बिकॉज नर्व इम्पल्स उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से यूजुअली होते हैं। ऑल्दो दीज 2 सिम्टम्स आर रिवर्सेबल इन नेचर, अगर अर्ली डायग्नोस हो जाती है तो हियरिंग लॉस भी रिवर्ट कर जाता है, और जो फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल मसल्स का वीकनेस हुआ है या फेशियल पैरालिसिस वाली कंडीशन हुई है, वो भी रिवर्ट बैक कर जाता है। बट स्टिल अर्ली डायग्नोस होने पर, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट में किसी तरीके का लेट हो पाया, या फिर कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जो है इस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं और गलत डायग्नोस चलता रहता है ना, ट्रीटमेंट भी फिर उसी हिसाब से चलता रहता है। तो उस सब में क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन बढ़ता गया एंड पर्सन को बीमारी बढ़ती गई, एंड ऐसी कंडीशन में रिवर्ट बैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ के साथ में क्या होता है, आई डैमेज वाली कंडीशन होती है, विच में लीड टू क्या ब्लाइंडनेस, है ना, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। जैसे बताया ना कि कॉर्निया है, जैसे आईलिड है, आईलिड अगर नीचे ही नहीं होता है तो कॉर्निया को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, एंड इन दैट कंडीशन कॉर्निया में डैमेज, कॉर्निया डैमेज हो जाएगा। ऐसे में पर्सन को क्या करना चाहिए कि जैसे या तो ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ करने चाहिए, या फिर क्या होते हैं वो आई ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करने चाहिए, जो कि क्या हो, सूखापन ना रहने दे, है ना, वो ड्राइनेस वाली चीज़ मेंटेन ना रहे। इसलिए अगर नहीं हो पाता है ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली है कि हाँ जी आई डैमेज हो जाएगा। साथ के साथ में क्या होता है, पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरल्गिया। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन रहती है, एज नर्व्स आर नॉट फुली फंक्शनल, और मसल्स में भी क्या है कि थोड़ा सा वीकनेस वाली कंडीशन रहेगी। तो बाकी के सिम्टम्स के कंपेयर में ये जो मसल वीकनेस वाली कंडीशन, साथ के साथ में जो पेनफुल वाली कंडीशन रहती हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक चलती रहती हैं। इन सिम्टम्स के साथ में अगर और बातें की जाएँ तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी पर्सन के लिए कि कंप्लीट हियरिंग लॉस हो सकता है, राइट। साथ के साथ में ड्राई माउथ और ड्राई आइज़ वाली कंडीशन हो सकती है, या फिर आप इस तरीके से समझिए कि अगर पर्सन आईलिड मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसकी आंखें बंद नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या है, कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, एंड विच में लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस, राइट। ये कुछ हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स इसके साथ में एसोसिएट रहते हैं। साथ के साथ में क्या है कि एक कंडीशन और निकलती है इसमें, जिसको कहते हैं वर्टिगो, राइट। वर्टिगो क्या है कि एक जैसा स्पिनिंग जैसी एक सेंसेशन होते रहना, नोजिया वाली फीलिंग आते रहना, है ना। सो दीज आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद दिस वायरल इन्फेक्शन। इस वायरस के साथ में ये सारी की सारी चीज़ें इसके पैरेलल में चलती हैं। नाउ अब बात निकल करके ये आती है कि ये किस तरीके के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा या चपेट में लाएगा। तो देखिए, बच्चे तो पूरे तरीके से इससे दूर हैं, बिकॉज जो वेरिसेला जोस्टर वायरस रहा, ये बच्चों में तो मेजरली चिकन पॉक्स कॉज करता है ना। अडल्ट में जाकर के वो भी +50, यूजुअली ये +50 वाले लोगों को अफेक्ट करता है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यहाँ पर जो कि जस्टिन बीबर हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल ही गॉट इन्फेक्टेड बाय द सेम वायरस, है ना, उनको भी ये वाली चीज़ हुई और यंग एज पर हो चुकी। साथ के साथ में बात निकल करके ये आती है कि अगर किसी पर्सन को है रिस्क फैक्टर इसमें, और इसके साथ साथ में क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, तो देखिए किसी भी इंडिविजुअल को अगर इस तरीके का इन्फेक्शन है तो वेदर, देखिए ये क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में बड़ा आता है कि वेदर इट इज़ कंटेजियस और नॉट, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलेगा या नहीं फैलेगा। तो इसका डायरेक्टली आंसर येस नहीं होता है और डायरेक्टली नो भी नहीं हो सकता है, बिकॉज इन दिस डिजीज ब्लिस्टर्स अपीयर ऑन द स्किन सरफेस। पूरे स्किन पर क्या होगा, ब्लिस्टर्स अपीयर होंगे, एंड व्हेन समवन कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैट ब्लिस्टर्स, देन इन्फेक्शन में अकर टू अदर पर्सन्स टू, राइट। पर्सन की बॉडी पर अगर ब्लिस्टर्स हैं, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स रहते हैं, जैसे चिकन पॉक्स में है, वो बस्ट करेंगे, उसके लिक्विड के कॉन्टैक्ट में जो आएगा डेफिनेटली उसको तो इन्फेक्शन होना ही है। साथ के साथ में बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, राइट।
क्लोज कॉन्टैक्ट वाली चीज़ों में क्या हो जाता है, दिक्कत आ जाती है एंड वायरस में गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर, है ना, वो कंटेमिनेशन हो जाता है चीज़ों का भी इस तरीके से। तो थोड़ा सा इतना रखना पड़ता है, बाकी ऐसा नहीं है कि अच्छा। सबसे ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर पर किस तरीके के लोग होते हैं कि जिनको पहले कभी ना तो चिकन पॉक्स हुआ हो, ना ही चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन हुआ हो, मतलब ना तो टीका लगा हो ना बीमारी हुई हो, बिकॉज दोनों ही कंडीशन में ईदर पर्सन इज़ वैक्सीनेटेड और पर्सन इज़ डिजीज, पहले कभी बीमारी हुई हो या फिर वैक्सीनेशन हुआ हो, दोनों ही कंडीशन में वायरस बॉडी के अंदर जाता है एंड विच विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इटसेल्फ, है ना, मतलब जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, बॉडी के इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ को तैयार करवा लेगा, राइट। तो एंटीबॉडीज अगर बॉडी के अंदर में अवेलेबल हैं तो ऐसे पर्सन थोड़ा सा सेफर साइड पर रहते हैं कंपेरेबल टू दोज जिनको ना कभी इन्फेक्शन हुआ है और ना ही कभी वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम हुआ। बाकी आगे करते हैं ज़रा इसी चीज़ को कि और इनके अलावा कौन कौन से, एक तो ये दोनों चीज़ें हो गई कि इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है और वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। आफ्टरवर्ड्स ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है ना, जो कि यूजुअली बीमार ही रहते हैं, है ना, ऐसे होते हैं कई सारे लोग जिनके क्या है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर रहता है। साथ के साथ में क्या है, न्यूबॉर्न बेबीज़, है ना, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। प्रेग्नेंट वीमेन, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो भी रहती हैं, उन सभी को क्या है इससे वायरस से मतलब जितना हो सके ये जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल रहे उनसे क्लोज कॉन्टैक्ट ना रखें और जितना हो सके उतना दूरी बना कर रखें, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सीधी सी बात है ना, आपकी सावधानी आपके हाथ में। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस की कि अगर किसी पर्सन को इस तरीके का इन्फेक्शन है वेरिसोला जोस्टर वायरस का एंड ये शिंगल्स वाली कंडीशन भी है, तो ऐसे में डायग्नोस कैसे की जाए। तो सबसे पहली चीज़ आती है फिजिकल एग्जामिनेशन, राइट, जो फिजिकली देख करके हम चीज़ें पता करते हैं उससे इन चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। अलॉन्ग विद दिस और जो कंफर्म डायग्नोसिस होती है वो क्या है कि फ्लूइड टेस्टिंग से कर सकते हैं, टेस्टिंग ऑफ फ्लूइड, वो जो ब्लिस्टर्स वगैरह बॉडी पर अपीयर हो रहे हैं तो ब्लिस्टर्स से जो फ्लूइड इजेक्ट हुआ है दैट फ्लूइड में ऑल्सो टेस्ट फॉर कन्फर्मेशन, राइट। इन चीज़ों से क्या है पता लगा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट के ब्लड टेस्ट से भी ये चीज़ें रिपोर्ट में आ जाता है कि हाँ जी वेदर द पर्सन इज़ इन्फेक्टेड और नॉट। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अगर किसी पर्सन को इस तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है तो ट्रीटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या है, सर्टेन टाइप के ड्रग्स चलते हैं जैसे कि एंटीवायरल ड्रग्स। एज बॉडी इज़ गेटिंग द इन्फेक्शन ऑफ अ वायरस तो उस वायरस को खत्म करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स ही चलेंगे। साथ के साथ में क्या होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वाले डोजेस भी चलते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी दवा का नाम नहीं लेने वाला हूँ, है ना, वो चीज़ नहीं है क्योंकि सभी डॉक्टर्स का अपना अपना ट्रीटमेंट रहता है एंड मार्केट में कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो वी आर एक्चुअली डीलिंग विद द ब्रॉड स्पेक्ट्रम थिंग, जैसे कि एंटीवायरल बोला अगेंस्ट द वायरस, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोला, एक पर्टिकुलर क्या बोल दिया कि हाँ जी टाइप का सॉल्ट रह गया, है ना। इसी तरीके से एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस चलते हैं, है ना, ताकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच वगैरह ना रहे, नोज़े वाली कंडीशंस ना मेंटेन रहे। अलॉन्ग विद दिस क्योंकि मसल्स वीकनेस वाली चीज़ है, नर्व पेल्सी वाली चीज़ है ना, क्योंकि नर्व डैमेज वाली चीज़ें हो रही हैं तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। सो टू गेट रिड ऑफ दैट टाइप ऑफ पेन पर्सन मस्ट यूज़ या डॉक्टर में सजेस्ट द पेन रिलीवर्स, है ना, पेन रिलीवर्स वाली चीज़ें भी रहती हैं। अलॉन्ग विद ऑल दिस कुछ होम रेमेडीज़ भी होती हैं, जैसे पेनफुल वाली कंडीशन है तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा कोल्ड ट्रीटमेंट जैसा होता है ना, पाउच में बर्फ़ वगैरह भर करके एंड ऑल दीज थिंग्स एंड यूज़ ऑफ मॉइस्चराइजर्स एंड लुब्रिकेंट्स एंड ऑइंटमेंट्स, है ना, जस्ट टू अवॉइड द ड्राइनेस। तो ऐसी कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं जो कि इस बीमारी में कहीं ना कहीं पर्सन को, अफेक्टेड इंडिविजुअल को हेल्प करती हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि यू नो योर बॉडी बेटर देन अदर्स, राइट, यू नो योर सेल्फ। आपकी बॉडी में अगर किसी भी तरीके का छोटा मोटा भी अगर कोई चेंज रहता है देन यू मस्ट सीक अ डॉक्टर और अ प्रोफेशनल, राइट, बिकॉज ये सही ट्रीटमेंट सही समय पर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहाँ पर बहुत समय लग जाता है बिकॉज भटकाने वाली चीज़ें काफ़ी सारी हैं। बट बीइंग एन एजुकेटेड माइंड इट्स योर ड्यूटी कि आप चीज़ों को सही तरीके से लेकर के जाएं, सही डायरेक्शन में लेकर के जाएं। एंड इवन अगर आपके आसपास में भी कुछ ऐसा हो देन यू मस्ट, इट्स योर राइट कि आप उसको सजेस्ट करें, है ना। मानना ना मानना वो दूसरे के ऊपर है, लेकिन सजेशंस आपका होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इट इज़ वेरी मच एसेंशियल टू मेंटेन अ हेल्दी सोसाइटी, राइट। ये चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं। होप यू गेट द इन्फॉर्मेशन इन द सेम मैनर एज इट इज़ डिलीवर्ड टू यू एंड सी यू लेटर इन अनदर वीडियो एंड इन अनदर सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।